यशवड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोग फ्रेंड जल्दी से जुड़ जाइए। चलते हैं एक बार फिर से हम लोग अपनी क्लास में। हम लोग लास्ट क्लास में अनुसूचियां पढ़ रहे थे और अनुसूचियों की 7 अनुसूचियां हो चुकी थी। आज 8वीं अनुसूची से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो हेडिंग बनाइए 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसे रखा गया है? भाषा को। अच्छा, यहां पर एक फ्लो चार्ट बनेगा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? शायद थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। वर्तमान में 22 है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 14 से 22 कैसे हुई? पंद्रह, 16, 17, 18 और 19, 20, 21 और 22 भाषाएं कौन थी? तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 14 भाषाएं रखी गई थी। आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये संख्या जो बढ़ी है, एक दिन में बढ़ गई, एक झटके में बढ़ गई, या क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी होगी? तो जाहिर सी बात है ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी होगी। ठीक है, अब देखिए 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में, और 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में, और 19वीं, 20वीं भाषा के रूप में क्रमशः बोडो, डोगरी को जोड़ा गया, और 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में क्रमशः मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैथिली और संताली को जोड़ा गया। इस प्रकार से ये भाषा 14 से बढ़कर 22 तक पहुंची है। तो 8वीं अनुसूची से कितने सवाल बनेंगे? 8वीं अनुसूची से अगर सवालों की बात किया जाए तो क्या बनेगा? इससे पहला सवाल बनेगा कि मूल संविधान 8वीं अनुसूची में रखा क्या गया है? भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। क्या? 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से।
और उसके बाद 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा को किस क्रम में जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के माध्यम से। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के माध्यम से। कौन से संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और उसके बाद 19वीं और 20वीं भाषा की बात किया जाए तो बोडो और डोगरी को जोड़ा गया। 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में मैथिली और संथाली को जोड़ा जाए। इस प्रकार से भाषाएं जुड़ी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अगर इसको याद करने का ट्रिक जानना चाहते हैं तो इसको बॉड-मॉस, जो गणित का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, बॉड-मॉस, वहां तो पढ़ा था आपने ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहां पढ़िए बॉड-मॉस का मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, याद हो जाएगा। बॉड-मॉस याद होगा ना, इंटर में पढ़ा रहा होगा, हाई स्कूल में मैथ के फार्मूले में जब सॉल्यूशन करते थे उसका बॉड-मॉस फार्मूला। तो उसी बॉड-मॉस को यहां यूज कर लीजिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची को में भूमि सुधार को रखा गया है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार को रखा गया है। ठीक, और ध्यान रखिएगा, भूमि सुधार के अलावा एक बात यह भी जानिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़कर यह व्यवस्था किया गया था कि यदि संसद कोई कानून बनाकर, यदि संसद कोई कानून बनाकर, यदि संसद कोई कानून बनाकर उसे 9वीं अनुसूची में डाल दे, उसे 9वीं अनुसूची में, उससे 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चलकर के एक व्यवस्था, जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत 1973 में आ गया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जब 1973 में आ गया, तो आगे चलकर एक केस आता है वामन राव केस। वामन राव केस, ये केस आता है 1981 में, और 1981 के केस में न्यायालय ने कहा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जिस दिन से लागू हो गया, आधारभूत, अच्छा कोई गलत मैंने लिख दिया क्या भाई? देखें, इसका संशोधन नहीं लिखा क्या मैंने? अच्छा, ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ये नहीं लिखा शायद मैंने। अच्छा अच्छा, ये 92वां संविधान संशोधन 2004 के माध्यम से हुआ। तो संशोधन 3 में, 4 में प्रभावी हो गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। शायद इसका संशोधन नहीं लिखा था, नोट कर लीजिएगा कि बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसको क्या बोलेंगे? 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक, तो 9वीं अनुसूची में पहला सवाल क्या बताएंगे? इसमें भूमि सुधार को रखा गया है।
इसका कॉन्सेप्ट ये पूछा नहीं जाता है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि 9वीं अनुसूची में ये व्यवस्था भी कर दिया गया था, यदि संसद कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दे तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में जब 1973 में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया तो वामन राव केस 1981 में न्यायपालिका ने कहा 24 अप्रैल 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जिस दिन आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लागू हुआ, जिस दिन आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लागू हुआ, जिस दिन आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लागू हुआ उसके बाद से, अरे पहले बुरी बतिया तो सुनिए भाई, पूरी बात तो सुनिए, पहले काहे अभी आदत जई नहीं आशीष जी, अब तो बड़े सीनियर हैं, अब तो बैच 70% क्रॉस हो गया है, अभी भी वो आदत बनी हुई है कि पहले ही पूछ लेने की, हड़बड़ाहट करने की। अभी तो मैंने 9वीं अनुसूची खत्म नहीं किया, 9वीं अनुसूची अभी मैं बता रहा हूं, सुनने की बजाय पहले कमेंट लिख दिए सर तो ऐसा तो संसद हर कानून को सूची में डाल सकती है और न्यायिक पुनर्विलोकन से बचा सकती है, तो पहले पूछेंगे तो हमेशा ऐसे दोषी हो जाएंगे, हमेशा परेशान होंगे, कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा फिर। अब तो यार इतना दिन पढ़ते पढ़ते नेचर तो समझो कि पढ़ाते किस लेवल पे हैं हम। अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, वामन राव केस की चर्चा में कर ही रहा हूं, तब तक आप ये सवाल भी पूछने लगे, इसी का जवाब यहां मिलेगा। थोड़ा तो धैर्य रखा करिए, इतनी हड़बड़ाहट कैसे हो जाती है, तो काफी सीनियर है। चलो कोई बात नहीं, एक और प्रयास आपको समझाने का। वामन राव केस 1981 में न्यायपालिका ने क्या कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, क्योंकि उससे पहले आधारभूत ढांचे का सिद्धांत नहीं लाया था, और जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया तो उसमें यह व्यवस्था कर दिया गया था जो हमारे संविधान का आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए वामन राव केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में भी डाला जाएगा तब भी वह न्यायिक पुनर्विलोकन से नहीं बच पाएगा, यानी 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। सवाल उठता है उससे पहले जो कानून डाल दिए गए उनका क्या होगा, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। इसका मतलब है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा, जो पहले डाला जा चुका है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कोई डाला जाएगा तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। और अब तक 9वीं अनुसूची में ऐसे 284 कानून डाले गए हैं जो 24 अप्रैल 1973 के पहले ही डाल दिए गए थे, उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को जिस दिन केशवानंद भारती केस लागू होता है उसके बाद से यदि कोई कानून डाला जाएगा तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब समझ में आ गया आशीष जी? ये मैं तब भी बताता अगर आप नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाए आप लोग। अब क्लियर हो गया ना, डाउट क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से आशीष जी। चलिए अनुसूची 10, इसमें क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या है मैं पढ़ा चुका हूं संसद में। इसमें दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन एक्ट, और ये मूल संविधान में नहीं था, ये बात आपको पहले ही पता हो गई, पहले ही पेज में मैंने बता दिया था ना। मूल संविधान में नहीं था तो जोड़ा कब गया? इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन
1985 में वामन राव केस में ये व्यवस्था कर दिया गया कि जिस दिन से केशवानंद भारती केस लागू हो गया नरेंद्र, उसके बाद से अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो न्यायिक पुनर्विलोकन से नहीं बच पाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ अनुसूची 11 और 12 एक साथ बताते हैं। अनुसूची 11 और 12, अनुसूची 11 और 12, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, अनुसूची 12। अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में। सन वही है, संशोधन अलग है। ये 73वां है और ये 74वां है। और 11वीं अनुसूची जोड़कर इसमें किसको रखा गया? पंचायती राज को, पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। और इसमें कितने विषय रखे गए? इसमें 29 विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किसे रखे गए हैं? इसमें किसको रखा गया? नगर पालिका को। और इसको कितने विषय सौंपे गए? 18 विषय, 18 विषय सौंपे गए। ठीक, ये रही आपकी 12 अनुसूची। नोट करिए, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक, और एक बार चेक कर लीजिए क्या सारी अनुसूचियां याद हो गई कि अभी भी कोई डाउट रह गया। चलो भाई, चलिए अनुसूची 1 में क्या है? हमारे साथ साथ बोलिए और रिवीजन करिए। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, अनुसूची 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में
बोलिए, बोल पा रहे हैं, भूल जा रहा है? 4 वाला भूल रहा होगा ना, रिवीजन नहीं किए होंगे तो भूल रहा होगा, रिवीजन किए होंगे तो याद होगा। अनुसूची 4 में लिखा है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और 6 में केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए 4 राज्यों में उनकी शिक्षा, दीक्षा और प्रशासन का प्रावधान। कौन से 4 राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों को बंटवारा। कितनी सूचियां? 3, संघ, राज्य और समवर्ती। और अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये प्रावधान कहां से लिया गया है? बोलते रहे, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बोलिए, ये महसूस करिए। हम महसूस करके पढ़ा सकते हैं, आप महसूस करके जवाब नहीं दे सकते। हम तो महसूस ही कर रहे हैं ना कि आप मेरे सामने बैठे हैं और उसी अंदाज में पढ़ा रहा हूं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो आप उसी तरीके से बताइए कि मेरे सामने बैठ के जवाब दे रहे हैं आराम से, ठीक है? और अपनी गलती को अपने आप को महसूस करा दीजिएगा, कहां भूले उसको रिवीजन कर लीजिए, लिखने टाइप करने की जरूरत नहीं है। और उसके पश्चात अनुसूची 8 में भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा? 14, वर्तमान में 22। 15वीं भाषा सिंधी, कब जुड़ी है? 67 में। कौन सा संशोधन? 15वां। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कब? 92 में। संशोधन 71वां। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संशोधन 92वां, वर्ष 2003। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। कब? 1951 में। क्या रखा गया है? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दर बदल कानून, कब जोड़ा गया? 85 में। संशोधन कौन सा है? 52। 11वीं अनुसूची पंचायत, कब जोड़ा गया? 92 में। संशोधन 73वां। कितने विषय सौंपे गए? 29। जितने पॉइंट बोल रहे हैं सब प्री का सवाल है। उसके बाद 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 92 में ही जोड़ा गया। संशोधन 74 है। और नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए? समाप्त। अनुसूची आपकी हो गई। चलिए, हेडिंग बनाइए, संविधान के भाग। संविधान के भाग। पहला सवाल, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? और दूसरा, वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में थे 22 भाग। वर्तमान में है 25 भाग। वर्तमान में 25 है। अच्छा, ये 22 से 25 कैसे पहुंचे?
क्या भाग 23 में कुछ लिखा गया है? क्या भाग 24 में कुछ लिखा गया है? क्या भाग 25 में कुछ लिखा गया है? आंसर है नहीं। भाग 23, 24, 25 में कुछ नहीं लिखा गया है। इन्हीं भागों के बीच एक खंड के रूप में जोड़े गए हैं। अच्छा, बफरिंग हो रहा है। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम। देखिए बफरिंग बोल रहे हैं कुछ बच्चे, हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 22 के बाद 25 भाग जो हुआ है, ये कोई भाग नहीं जुड़ा है। हमारे संविधान में एक भाग है 4 का, नाम सुना है? एक भाग है 9 का, ये भी नाम सुना होगा। एक भाग है 9 खा, ये भी नाम सुना होगा। और एक भाग है 14 का। आप कहेंगे इसका मतलब है कि 4 भाग बाद में जोड़ेंगे? हाँ, यही कह रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपको गिनती हमको भी आती है सर। तो 22 प्लस 4 इक्वल टू 26 होता है। और आप कह रहे हैं 25 भाग है। आपने यहाँ गलत लिखा या गलत बता रहे हैं हम? ना हमने गलत लिखा ना गलत बता रहे हैं, आपको सही समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे भैया जब कह रहे हैं आप पहले 22 था 25 हो गया, 4 बाद में जोड़ा गया, 22 4 26 होता, लिख 25 रहे, ये क्या मामला है? क्योंकि आपके संविधान में एक भाग था जिसका नाम था भाग 7, और इसे 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरसित कर दिया गया। और 26 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 25। ये असली रहस्य जो किताबों में नहीं लिखा है, वहां तो केवल लिखा है मूल में 22 था, ये 25 हो गया। ये समझना है कॉन्सेप्ट इसका आपका, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्रम से सारे भाग बताता हूं 22 में क्या रखा गया है।
शरीर। अब क्रम से एक एक भाग में आपको बताता हूं। भाग का सवाल भी एकदम फैक्चुअल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई समझाना नहीं है, बहुत बड़ी गुत्थी नहीं है, उसको सुलझाना नहीं है, एक फैक्ट है। 22 भागों में क्या लिखा गया है वो याद करना है आपको। एग्जाम में सवाल कभी कभी डायरेक्ट भाग पूछ लेता है कि किस भाग में क्या रखा गया है, और कभी कभी एक तरफ 4 भाग दे देगा, 4 प्रावधान दे देगा, आपस में मिलान करने के लिए एग्जाम में आएगा। ये सवालों की प्रकृति होगी। अब 22 भाग को मैं समझा देता हूं। पहले मैं आपको भाग 6 तक बता देता हूं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 4 का। भाग 1 में क्या लिखा है? भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, केवल इतना आप बता देंगे तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत संघ होगा ये, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, कि भारत संघ, 3 फिगर बना रहा हूं, भारत संघ बड़ा है कि उसका राज्य क्षेत्र? उसका राज्य क्षेत्र। जब एक ही चीज को लिखना होता तो ऐसे कर दिया जाता है ना, वही सेम चीज में 3 बार लिख रहा हूं। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। एक में मैंने कह दिया उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, एक में मैंने कह दिया भारत संघ बड़ा है, और एक में मैं कह रहा हूं भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र दोनों बराबर होंगे, बड़े छोटे कोई बात नहीं है। कौन सा कथन सही है बता दो तो मैं समझ जाऊंगा आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। 3 प्रावधान मैंने आपको दे दिया है। एक तरफ भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसको मैंने 3 बार लिख दिया, भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र। लिखा नहीं बल्कि कॉमा लगा के ये बता दिया, यही चीज यहां लिखी है। फिर मैंने 3 स्टेटमेंट बना दिया। मैं एक तरफ कह रहा हूं कि उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है कि भारत संघ बड़ा है, फिर दूसरी तरफ कह रहा हूं भारत संघ बड़ा है, राज्य क्षेत्र छोटा है, फिर मैं कह रहा हूं बड़े छोटे कोई मामला नहीं, दोनों बराबर है। क्या सही है इसको आप बता दीजिए। भारत संघ बड़ा है, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपाल अनुराग गोयल, भारत संघ बड़ा है। और बताइए, और बताइए, और किस्मत आजमाइए जुए में। 2 लोगों ने सही बता दिया, एकदम सब एकदम बढ़िया बता दिया है। और कोई जवाब? मोहम्मद समीम भी कह रहे हैं 1 होगा, मोहन श्याम भी कह रहे हैं 1 होगा, सचिन शर्मा भी कह रहे हैं 1 सही होगा, भारत संघ बड़ा है, और सारे लोग गलत हैं। इतना आसान होता तो मैं आपसे पूछता नहीं है, और जानबूझकर इसको पूछा हूं, ये पूछता नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट कभी ये क्लियर नहीं होता। आज से ध्यान से सुन लीजिए। जब कोई पूछे कि भारत संघ बड़ा है उसका राज्य क्षेत्र, तो कहिए भी इसकी व्याख्या कर दूं, क्लास 2 का बच्चा भी बता देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब कोई पूछे कि भारत संघ की व्याख्या करो, क्या है भारत संघ का मतलब, आप भी सुनिए ध्यान से। और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। सब लोग गंभीर छात्र हैं, गंभीर छात्रों में भी 90% बच्चे गलत आंसर दिए हैं। सब लोगों ने कहा भारत संघ बड़ा है। भारत संघ का मतलब क्या होता, मतलब होता है जानते हैं? भारत के सभी राज्य, भारत के सभी राज्य। और भारत संघ का राज्य क्षेत्र क्या है उसे जानते हैं? भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन? सभी राज्य, सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश, और भारत में अर्जित किए गए राज्य, विदेशी राज्यों से अर्जित किए गए राज्य भी यहीं आएंगे। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। चलिए, ये तो यहां शामिल ही है सभी राज्य, यानी कि 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अर्जित किए गए राज्य कितने हैं? कोई नहीं है, यहां 0 है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भारत ने जितने भी राज्य अर्जित किए, या तो वह राज्य बन गया या केंद्र शासित प्रदेश बन गया, या तो इसमें आ गया या तो इसमें चला गया, वहां 0 है। तो यहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहां केवल 28 राज्य है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? भारत संघ में केवल भारत के 28 स्टेट्स आएंगे, और उसके राज्य क्षेत्र में भारत के 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। इसलिए भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, न कि भारत संघ छोटा है। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। 90% धाराशायी हो जाते हैं नीली बत्ती के बहुत करीब पहुंचकर भी।
कई बार तो लोग चयनित भी हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहता, नहीं ध्यान देते बेस पे। तो अब क्लियर हो गया ना, तब बुढ़ापे तक इसे मत भूलिएगा कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और इसी को रखा गया है भाग 1 में। अनुसूची 1 में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, कोई नए राज्यों का गठन होता है, परिवर्तन होता है, तब अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। लेकिन भाग 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। आपने एक ही बताया था, मोहम्मद शमी, इसमें विक्रम जी ने सबसे सही बताया था, नरेंद्र विक्रम सिंह ने इसको सही बताया था, और सब आंसर गलत थे। आपने 1 ही बताया था, और पहले में यही फिगर है ना। अच्छा पहले में, अच्छा पहला तो यही है, ठीक है। अच्छा पहला वाला सही थे, पहले वाले सही थे भाई, हाँ जिसने पहला बताया था उनका सही था, जो दूसरा बताया उनका गलत है। अच्छा मैंने सोचा पहले वाले में भारत संघ मैंने लगाया है। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जान जाइए। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। भाग 3 में क्या है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मूल अधिकार। 4 में क्या है, डीपीएसपी। ये डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में क्या है, एफडी। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। याद हो गया, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन आता है हमेशा मिलान करने के लिए। तो भाग 1 में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 का में मौलिक कर्तव्य। इतना तैयार हो गया। हाँ सही था, सारे लोग सही थे, नंबर 1 वाले सब सही थे, नंबर 2 वाले सब गलत थे। जिन्होंने 1 दिया उन सबका सही है, और जिन्होंने 2 दिया उन सबका गलत है, ठीक है। तो विक्रम जी आप गलत वाले में थे। अब देखिए भाग 5, इसको 22 तक याद करना पड़ेगा आपको। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, उसके बाद नौका, उसके बाद नौखा, एक साथ यहां तक पहुंचिए। भाग 5 में क्या है, संघ सरकारें, केवल एक शब्द याद रखना है बस। भाग 5 के अंतर्गत क्या है, संघ सरकारें। संघ सरकार का मतलब क्या हुआ, अरे जिसमें राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सर्वोच्च न्यायालय होगा, सीएजी होगा, कार्यपालिका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होगी, वो संघ सरकार वाली सारी बातें भाग 5 में होंगे। इसी में महान्यायवादी होगा, संघ सरकार होगी 5 में। और 6 में क्या होगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब, अरे राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार की विधायी शक्ति, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। भाग 6 में रखे गए हैं सब, महाधिवक्ता भी इसी में है। तो भाग 7 में क्या है, देखिए कितना सही कॉम्बिनेशन है, 7 से 7, 7 से 7, सलजम नहीं, 7 से 7 और 7 से समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, हाँ ये 7 से समाप्त हो गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 7 से 7, 7 से समाप्त हो गया, 7 से 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये देवदास की तरह हो गया भाई, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो भाग 7 अब हमारे संविधान में नहीं है, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में। और भाग 8 में क्या है, भाग 8 में यूटी है। यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश। 9 में क्या है, पंचायत। 9 का में क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका। 9 खा में क्या है, यहां सब गलतियां होती हैं जहां आप लिख रहे हैं, सहकारी समितियां। अब एक बार रिवीजन करिए हमारे साथ, एक बार रिवीजन करिए हमारे साथ। भाग 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 में समाप्त हो गया, 8 में संघ शासित प्रदेश, 9 में पंचायत, 9 में नगरपालिका, 9 में सहकारी समितियां। सा का ट्रिपल है। अब 1 से लेकर 9 तक रिवीजन करिए।
चलिए बोलते रहिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं जवाब दीजिए। भाग 1 में क्या है? भारत संघ उसका राज क्षेत्र है। क्या है? भारत संघ और उसका राज क्षेत्र है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में क्या है? संघ सरकारें। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारें। भाग 7 क्या हुआ? स से समाप्त हो गया। भाग 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है? पंचायत। 9 का में क्या है? नगर पालिका। और 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। अभी हम लोग केवल 9 खा तक पहुंचे, 22 तक जाना है। अभी 22 तक जाना है। नौ खा के बाद भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में केंद्र राज्य के मध्य संबंध है। केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। 12 में केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। यहां पर क्या है? प्रशासनिक एवं विधायी संबंध। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में एक ही बात है ना, तो आप कहेंगे अंतर क्या है? एक ही चीज तो लिखे, अंतर है। भाग 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध है। भाग 11 में प्रशासनिक एवं विधायी संबंध की बात की गई है। और भाग 12 में वित्तीय संबंध की बात की गई है। वित्तीय संबंध की बात की गई है। यह डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा गलती भाग को आंसर देने में यहीं पर आती है। भाग 11 में भी केंद्र एवं राज्य के मध्य के संबंधों की बात की गई है। भाग 12 में भी केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध की बात की गई है और वित्तीय संबंध। और भाग 13 में क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार के संबंधित मुद्दों को भाग 13 में रखा गया, ये भी भूलेगा। और भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्य के अधीन, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं को रखा गया है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं को रखा गया है। मतलब अरे जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आरओ के लिए 1 साल का पढ़िए, 1 साल का तो एग्जाम में आता है। 6 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पूछता तो 1 साल तक है।
तो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ता है भाई जो पूछता है। नोट करिए, फिर मैं आपको 13 का आगे करता हूं डील। अभी टाइम है थोड़ा सा, 25 लेक्चर, शायद 24-25 लेक्चर होते हैं टोटल, जितने हुए हों अभी देखिए। लगभग लगभग 60-70% कोर्स हो ही गया है भाई। कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, कल स्रोत तक समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचा है आपका? संविधान का दर्शन है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये बड़ा पार्ट है। बाकी उसके बाद तो आपका राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता, संविधान सभा का गठन, पंचायती राज व्यवस्था, यही है। चलिए अब हम आपको 14 के आगे लेके चलेंगे। भाग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे जैसे अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, इन सब के प्रावधान कहाँ रखे गए हैं? भाग 16 में। इसीलिए कहा जाता है भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, इमरजेंसी, आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था को किसमें रखा गया है? भाग 18 में। 19 में कुछ है नहीं, जैसे पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद अंतिम में घटना चक्र में दिखा दिया रहता है विविध। विविध का मतलब सब मिक्स चीजें रखी जाती हैं वहां पर, वैसे ही यहां पर लिखा रहता है किताबों में प्रकीर्ण, और इसका सही मतलब जानते क्या होता है? मिसलेनियस। मिसलेनियस, और मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ? विविध। मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ? विविध। और 20 में क्या है?
संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 में रखा गया है संविधान संशोधन को। किसको रखा गया है? संविधान संशोधन को। और उसके पश्चात भाग 21 आएगा आपका। इसमें क्या लिखा गया है? अस्थायी जो टेम्परेरी प्रावधान है और संक्रमणशील प्रावधान, संक्रमणशील एवं विशेष प्रावधानों को भाग 21 में रखा गया है। विशेष प्रावधानों को 21 में रखा गया है। और उसके बाद भाग 22 में क्या है? भाग 22 में ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है, जो संक्षिप्त रूप में है, एब्रिविएशन जिसे बोलते हैं, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है 22 में। और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसमें जितने निरसन वाली चीजें हैं, निरसन, जितने संक्षिप्त रूप हैं, एब्रिविएशन हमारे संविधान में संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म जो है एब्रिविएशन, वो सब भाग 22 में रखा गया है। और ऐसे प्रावधानों को जो बाद में समाप्त कर देना था, उसे ही कहा जाता है निरसन, उसे ही कहा जाता है निरसन, यानी कि समापन। ये थे 22 भाग। एक बार मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा, पहले से नोट कर लीजिए। एक बार मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा।
अरे यार, अभी देखा भाई, देखा देखा देखा। देखिए, ये भाग 22 तक मैंने पढ़ा दिया। एक बार इसका मैं अब रिवीजन करा दे रहा हूं। वाइस जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट देख लिया मैंने, तो मैं एक बार इसको पूरा का पूरा रिवीजन करा लेता हूं। इसी पे हम क्लोज भी करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य आज बहुत ठीक है नहीं हमारा, और तबियत गड़बड़ होने के नाते थोड़ा करंट अफेयर भी क्लास बस किसी तरह लिया कि तब रेगुलरिटी बंद ना हो कल, क्योंकि कल स्थापना दिवस की वजह से क्लास आपकी हुई नहीं थी। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं पूरा आपका भाग सारे। तो भाग 1 में क्या है? भारत संघ, उसका राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता। 3 में मूल अधिकार। 4 में नीति निर्देशक तत्व। 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 4 का आएगा, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आपको। और 4 का में मौलिक कर्तव्य रखा गया है। जबकि भाग 5 की बात किया जाए तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकारें। 6 में राज्य सरकारें। 7 समाप्त हो गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। उसके बाद भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को रखा गया है। भाग 9 में पंचायतें हैं। 9 के बाद नौका। इसमें क्या है? नगर पालिका। कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। नौका के बाद क्या है? नौखा। इसमें क्या है? सहकारी समितियां। कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में। 2011 में। उसके बाद क्या आएगा? 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। जहां कंफ्यूजन हो रहा है उसको फिर रिवीजन करिएगा जो नोट्स बनाया आपने। अब 11 से 22। 11 में केंद्र राज्य संबंध, 12 में केंद्र राज्य संबंध। अंतर क्या है? 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध है, 12 में क्या है? वित्तीय संबंध है। भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार। 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भाग 15 में निर्वाचन, यही भारत निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 में पढ़ाया जाएगा आपको। भाग 16 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 17 में राजभाषा। 18 में इमरजेंसी, आपात उपबंध, आपातकालीन व्यवस्था। 19 में मिसलेनियस, प्रकीर्ण या विविध, जबकि 20 में संविधान संशोधन। 21 में टेम्परेरी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान, संक्रमणशील प्रावधान और कुछ विशेष प्रावधानों को रखा गया है। जबकि सबसे अंतिम भाग में निरसन वाले प्रावधान, हिंदी के प्राधिकृत पाठों को, सारे संक्षिप्त और एब्रिविएशन रूपों को। ये 21-22 कभी आता नहीं है, लेकिन एक साथ बता दिया जा रहा है, कभी नहीं पूछा जाता। 20 पूछा जाएगा, 18 पूछा जाएगा, 15 पूछा जाएगा, लेकिन 19, 21, 22 आता भी नहीं ज्यादा। 14 का मैं बता दिया। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण, जो एक न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह अर्ध न्यायिक संस्था होती है कुल मिलाकर के। और न्यायालय के कार्यबोझ बढ़ने के बाद अलग अलग सेक्टरों के लिए आपको ये बनाए गए हैं। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। कल मैं संविधान का स्रोत बढ़ा के पंचायती राज व्यवस्था में आ जाऊंगा। संविधान के स्रोत बता के पंचायती राज व्यवस्था में आ जाऊंगा। ठीक, थैंक यू। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके तब जाइएगा। आप अभी तुरंत बैठ के लापरवाही बिल्कुल मत चलिए, कोई लापरवाही मत करिए। तुरंत घटना चक्र उठाइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई सिंगल क्वेश्चन फंसेगा तो हमें बताइएगा। कोई सिंगल, आईएएस पीसीएस कहीं भी आया हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके।